हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने रिव्यू करने वाला हूँ जलजला कॉमिक्स का। और ये 128 पेजेस की कॉमिक्स है इंक्लूडिंग एड्स। तो सबसे पहले तो ये बता दो कि यार जलजला जो ओरिजिनल आई थी बहुत पहले, आई थिंक 2000 में आई थी, तो उस समय तो बहुत ही तबाही वाली कॉमिक्स थी, क्योंकि इस तरह की इतनी मोटी कॉमिक्स बहुत ही कम देखने को मिलती थी राज कॉमिक्स में। तो उस समय इसका दाम था आई थिंक 40 होगा जहाँ तक है। लेकिन इस समय ये मेरे पास रिप्रिंट है 100 रुपीज़ का। और अभी आप अगर इसको ख़रीदने जाएंगे तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट इसका डबल प्राइस आपको देना पड़ेगा। और इसको लेने का आइडिया मुझे साईं अंकल से आया, क्योंकि एक बार साईं अंकल जो थे तो उन्होंने और जलजला कॉमिक्स खरीदी थी, तो उस टाइम बहुत ही सस्ते में मिल गई थी उनको, 50 रुपये की मिल गई थी। वो रीप्रिंट थी, तो उसको मैं पढ़ नहीं पाया। फिर मैं कहा कि यार चलो अपनी खरीद लेता हूँ। और ये मैंने 100 रुपीज़ की ऑर्डर की थी, और उसके बाद मैंने इसको रख दिया था अपने कवर्ड में, कॉमिक्स वाले कवर्ड में। तो उसके बाद आज तक कभी निकाल ही नहीं पाया, ना इसको पढ़ पाया। तो मेरे पास कल मौका मिला, तो मैंने कल पोस्ट डाली थी कि अब मैं ये कॉमिक्स पढ़ने वाला हूँ, इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो आज शुरू करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई, ये कवर जो क्वालिटी है इसकी रीप्रिंट में जो मेरी वाली मिली है 100 रुपीज़ वाली, तो उसमें ठीक है ठाक कवर है, बहुत ख़ास तो नहीं है। और इसमें जो पहले पेज पे दिखाया गया है ये नॉर्मल पेजेस हैं, कोई ग्लॉसी वाले नहीं हैं। और यहाँ पे एक नई चीज़ पता चली मुझको कि कथा जो है जॉली सिन्हा ने लिखी है, चित्र अनुपम सिन्हा, चित्र सहयोग ये मेरे नई कैटेगरी थी, तो उसमें सुरेश डिगवाल चित्र सहयोग दिया है। और इंकिंग हमारे प्यारे विनोद कुमार जी और नरेश कुमार ने की है। तो नरेश कुमार का जो काम है ना वो आई थिंक 10% है, बाकी 90% इंकिंग विनोद कुमार जी की ही है। और सुलेख एवं रंग सज्जा सुनील पांडे बहुत पुराने हैं राज कॉमिक्स के। और ये संपादक है मनीष गुप्ता। तो ये 128 पेजेस की महाविशेषांक है। और चूँकि ये रिप्रिंट है तो यहाँ पे कोई सेट डिटेल्स वगैरह देखने की नहीं मिलेगी। यहाँ पे सर्वनायक का ऐड दिया गया है। और माइंड ये बहुत पहले ही मैंने ख़रीदी थी ये कॉमिक्स। तो हमारे इसमें क्या होता है कि इसमें ब्रह्मांड रक्षक यानी जैसे एवेंजर्स और जस्टिस लीग हैं, तो उसकी तरह वो बनाना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने ब्रह्मांड रक्षक बनाया। और यहाँ पे काफ़ी सुपर हीरोज़ को यहाँ बुलाया, जैसे नागराज, ध्रुव, स्टील, डोगा और परमाणु, तिरंगा और शक्ति। तो इसमें शायद एंथोनी मिसिंग है, तो खैर उसको बाद में देखेंगे। तो इन लोगों को मैसेज मिलता है कि यार हमें आना है दिल्ली, तो इन लोग चल पड़ते हैं। और यहाँ पे उनको लगता है कि परमाणु बुला रहे दिल्ली सबको, और लेकिन बाद में शक्ति बताती है कारण। और यहाँ ब्रह्मांड रक्षक के हेडक्वार्टर्स का गठन होता है, सारे मेंबर्स आते हैं। और यहाँ पे ये जो गंगाधरन है ये बताते हैं, सबको प्रोवाइड करते हैं एक एक वो ईयरपीस, ताकि वो कहीं भी रहेंगे वो तुरंत आपस में संपर्क कर लेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ये दिखाया गया है। और इसके बाद यहाँ पे एक अपराध हो जाता है। अपराध क्या कह दूँ, घटना हो जाती है जिसमें सारे सुपर हीरोज़ को अंटार्कटिका जाना रहता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ खतरे के संकेत मिलते हैं। तो ध्रुव अपने स्टार प्लेन में जाके, वो कितना अमीर है, ब्रूस वेन है क्या महाराज कॉमिक्स का ध्रुव। फिर इसके बाद ध्रुव अपने स्टारशिप में सभी को लेकर, जिनको उड़ना नहीं आता, जिनके अंदर उड़ने की शक्ति नहीं होती, वो उन सबको स्टारशिप लेकर पहुंचने लगता है अंटार्कटिका। और परमाणु और शक्ति जिसकी स्पीड लाइट से भी तेज़ है, वो और परमाणु जाने लगते हैं अंटार्कटिका। और यहाँ पे हमें पता चलता है भैया ये जो ब्रह्मांड रक्षक की टीम का जो गठन था वो एक साजिश पूर्वक किया गया था, और इसको मजबूर किया गया था गंगाधरन को, क्योंकि इस अजीब से बाज जैसे दिखने वाले प्राणी ने इसके परिवार को कैद कर लिया है, और बाद में मार डाला गंगाधरन और उसके सारे परिवार को। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि भैया महामानव यहाँ खड़ा हुआ है, और ये जो नकाब पहन के खड़ा हुआ है। पहले तो मुझे लगा कि यार ये नागराज का पुराना दुश्मन ज़ूलू या शायद ध्रुव का पुराना दुश्मन डॉक्टर वायरस हो सकता है, क्योंकि काफ़ी कुछ इन लोग को मालूम चला है। इन लोग को काफ़ी महारत हासिल है बायोटेक्नोलॉजी में और सेल्स डिवीज़न में, और बायोलॉजी में इनका काफ़ी मास्टर माने जाते हैं ये सब। इस सीन में दिखता है कि इसने एक कोशिका से महामानव का स्त्री रूप उसको निर्माण करने के लिए इस कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, और उसका भ्रूण, और वो तेज़ी से विकसित हो रहा है। और साथ ही ये बोलता है कि तुम इसके साथ अपने वंश को भी आगे बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए महामानव
बहुत ही धन्यवाद मानता है उसका, क्योंकि कई सालों से वो अकेला रह रहा है। जिन लोगों को महामानव के बारे में पता नहीं, मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन लेके बता देता हूँ कि महामानव दरअसल एक मानव ही है, लेकिन वो मानव का एवोल्यूशन है। मतलब आज से कई साल बाद मानव जब अपना दिमाग पे फुल कंट्रोल पा लेंगे और उनसे उनके दिमाग की जो ताकत है, उनके दिमाग की जो सोचने की शक्ति है वो कई गुना तेज हो जाएगी, तो उसमें मानसिक शक्तियाँ भी रहेंगी और वो अनलॉक हो जाती हैं। और महामानव उसी का रूप है। उसकी है तो मानव ही, लेकिन उसका दिमाग इतना ज़्यादा विकसित है कि वो कई मानसिक शक्तियों के साथ साथ कई चीज़ों का वो महारथी है। ध्रुव का विलेन है, लेकिन ध्रुव ने भी इसको अच्छी खासी पटकनी दी रहती है। और ये बौना है थोड़ा सा। यहाँ पे डॉक्टर वायरस कहेंगे, क्योंकि डॉक्टर वायरस, ये स्पॉइलर देने के लिए माफ़ करना, लेकिन ये डॉक्टर वायरस है क्योंकि इसकी आंखें भी एकदम उसी तरह हैं डॉक्टर वायरस की तरह। और जीव विज्ञान में वही है जो इस महामानव की मदद कर सकता है। और यहाँ पे सारे सुपर हीरोज पहुँच जाते हैं अंटार्कटिका, जहाँ पे महामानव और ये रहस्यमय प्राणी यानी डॉक्टर वायरस बात करते रहते हैं। और यहाँ से बहाना मार के डॉक्टर वायरस निकलता है आपातकालीन दौर से, और सीधा सुपर हीरो से सामने जाके बोलता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और अंदर महामानव ने सबको मार दिया है, और इसलिए महामानव को मारना बहुत ज़रूरी है। और वो महामानवी बना रहा है, यानी स्त्री रूप बना रहा है महामानव का। और इतना फिर उसको डोगा के हाथ से गन छीन कर और उसने वहाँ फायर कर दिया और ध्रुव ने इसको मार दिया। तो मेरे ख्याल से यार आज कॉमिक्स में, जहाँ तक मैं तुमको जानता हूँ यार, तुम इससे कहीं अच्छी स्टोरी लिख सकते थे यार। मतलब ये तो मालूम है कि ये जो आदमी है ये चाहता है कि सुपर हीरो से महामानव भिड़ें और महामानव को क्रोध आए और अपनी सारी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल करके सारे सुपर हीरोज को मार डाले। तो इस महामानव को क्रोध दिलाने का यही तरीका था, क्योंकि महामानव हमेशा से अकेला रहता है। और जब इसने नाटक किया कि मैंने तुम्हारे लिए महामानवी का भ्रूण तैयार किया है जो कुछ देर में विकसित हो जाएगा, तो गोली मार के अल्टीमेटली उसको तोड़ देता है जिसमें महामानवी का भ्रूण रहता है। और इसके बाद महामानव को आ जाता है गुस्सा और उसका जिम्मेदार होकर समझता है सारे सुपर हीरोज़ को। और इसी बीच ये जो रहस्यमय नाकाबपोश आदमी वो कहीं गायब हो जाता है। अब चूँकि महामानव गुस्सा हो चुका था और आखिरी जब बार ध्रुव से मिला था तो महामानव ने बोला था कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए वो अंटार्कटिका जा रहा है। उसके बाद महामानव काफ़ी सारी घटना नहीं आई, लेकिन ये उसके बाद का फोकस है, उसके बाद का दिखाया गया है इसमें कि महामानव को इतनी आशाएं दिलाई जाता है कि उसकी जैसी एक महामानवी पैदा हुई जिसके साथ वो अपने वंश को आगे बढ़ा सकता है। और फिर अल्टीमेटली साजिश के थ्रू इसने वो भ्रूण नष्ट कर देता है, वो प्रक्रिया नष्ट कर देता है और महामानव इसका जिम्मेदार सुपर हीरोज़ को मानता है। तो एक बात तो मेरे को समझ में नहीं आई कि महामानव का दिमाग वैसे तो बहुत तेज़ है, लेकिन जब एक प्रोजेक्ट इसका डिस्ट्रॉय हो गया, इसका एक एक्सपेरिमेंट असफल हो गया, महामानव के भ्रूण नष्ट हो गया, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर तुम सुपर हीरोज़ को जिम्मेदार मान रहे हो इसके लिए तो पीटो उनको, लेकिन फिर दूसरा भी तो बना सकते थे ना। मतलब तुम्हारे पास मानसिक शक्तियाँ हैं, कई गुना आगे हैं आज के इंसान से, और ये इस इंसान ने महामानवी का भ्रूण बनाने में महामानव सहायता की है। और महामानव चाहे तो इसका दिमाग पढ़ के भ्रूण बना सकता था, लेकिन अब पता नहीं इसने ऐसा क्यों किया। उसने सुपर हीरो से जाके सीधा भिड़ गया और उसके बाद वही हुआ जो होता है हमेशा से, 2-3 सुपर हीरोज़ भारी पड़े। अंटार्कटिका में लड़ाई करते हुए ध्रुव और बताता है शक्ति को कि इस पर महामानव की एक ही कमज़ोरी है, वो है उष्मा। तो शक्ति ने अपनी फुल ताकत का प्रयोग किया, परमाणु ने भी किया और डोगा ने भी गोली मार कर प्राई से ही कसर पूरी कर दी इसकी। और लेकिन महामानव चूँकि काफ़ी तेज़ दिमाग का है, इसलिए वो पत्थर तोड़ के इसका टेम्परेचर कम कर लेता है। अपने जो चारों तरफ हीट शील्ड है जो शक्ति ने बनाई थी उसके लिए, ताकि वो अपना सोच ना पाए और उसकी कमज़ोरी लगे, वो अपनी कमज़ोरी से ही लड़ता रहे। और यहाँ पे वो महामानव आज़ाद हो जाता है और सबको पीटने लगता है पल भर। और इसके साथ हमें इस वाले फ्रेम में पता चलता है कि यार महामानव के पास माइंड रीडिंग वाली कैपेबिलिटी है, यानी वो दिमाग पढ़ सकता है सबका। तो उसके बाद सबकी कमज़ोरियाँ ढूंढ के वो एक एक को हटाना शुरू कर देता है अपने रास्ते से। और उसके अलावा डोगा ने भी कोशिश की, लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं हुआ। आग लगा दी थी पूरे लैब में, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं हुआ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यार जो महामानव है वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है नागराज से, कि नागराज के शरीर में इतने सारे मानसिक ड्रिल घुसने के बाद भी वो ज़िंदा है। और इसके बाद ध्रुव बोलता है कि तुम्हारे पास नागराज, तुम्हारे पास भी महामानव जैसी मानसिक शक्ति है। मतलब उतने लेवल की तो नहीं है, लेकिन ये एक नॉर्मल इंसान के हिसाब से महामानव की शक्ति है और उसे तुम कुछ देर तक उलझा के रख सकते हो। टिपिकल ध्रुव स्टाइल, नागराज को बोलो कि ये करो वो करो, और नागराज के पास भी ऐसे दिमाग ही नहीं है।
यहाँ पे ध्रुव ने फिर अपना दिमाग का कमाल दिखाया और स्पेक्टर स्टील से सारे एरिया का स्कैन करवा के एक ज्वालामुखी को खोज निकाला। और यहाँ पे शक्ति की मदद से उसके ऊपर जमी हुई 10 मीटर मोटी बर्फ़ को हटा दिया और उसने अपने स्टार प्लेन को महामानव के आगे करके यहाँ से महामानव के अंदर से उसका जो पॉइंटेड वाला होता है वो महामानव के अंदर चला जाता है। और उसके बाद महामानव की कुछ सोचने से पहले ही महामानव को ज्वालामुखी में ध्रुव धकेल देता है और यहाँ पे ध्रुव इजेक्ट बटन के थ्रू निकल जाता है वहाँ से। तो यहाँ पे यार एक छोटी सी चीज़ है, पता नहीं कई लोग नोटिस करें कि ना करें, यार ध्रुव का एक हाथ छोटा है और एक हाथ बड़ा नज़र आ रहा है इसमें। अब पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है हाथ भी कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा है इसका एज़ कम्पेयर टू दिस। तो खैर ये तो बर्दाश्त कर सकते हैं। और ऑब्वियसली ज्वालामुखी में जाते ही महामानव की शक्तियाँ छिड़ पड़ जाती हैं और ध्रुव बाहर निकल आता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो रहस्यमय आदमी अब उस आदमी के पास आ जाता है, जो आदमी नहीं कहेंगे, इसे बाजिल बोलते हैं इसको, इसका नाम बाजिल है और ये इंसान और बाज के डीएनए से बना है और इसके पास भी मानसिक शक्तियाँ हैं, महामानव जितनी नहीं लेकिन हैं। और उसके बाद बोलता है कि मेरा अगला शिकार है कोबी। तो कोबी को दिखाया जाता है भाई साहब, तो कोबी का जैसे इंट्रोडक्शन होता है कि हमेशा फ़नी वे में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता है। इस बार वो कंघी लेके अपने बाल संवारने में लगा रहता है और तभी उसकी भिड़ंत हो जाती है बाजिल से और ज़बरदस्त टक्कर देता है। और यहाँ पे ये जो है डॉक्टर वायरस मदद करता है बाजिल की। और यहाँ पे जैसे ही भेड़िया को पता लगता है कि कोबी मुसीबत में है, वो दौड़ पड़ता है कोबी के साथ लड़ने के लिए। यहाँ पे कोबी के अंदर दवाई डाल देता है जिसके कारण कोबी बेहोश होने लगता है और एक तरीके से समझ लो मर ही जाता है, मरने ही वाला होता है, तभी भेड़िया जाता है। अब कोबी को यहाँ पे कोबी के शरीर में ये सब रसायन डाल के डॉक्टर वायरस ने उसको एकदम मरने के करीब पहुँचा दिया। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन बता देना मेरे को कि भेड़िया की जो भेड़िया मुख पेटिका यानी और आसान भाषा में बोले तो बेल्ट जो है वो कोई नॉर्मल बेल्ट नहीं है, वो जो भी पहनता है उसके अंदर हीलिंग फैक्टर आ जाता है, तो सुप्रीम हीलिंग फैक्टर जैसा हल्का वोल्वरिन में होता है। तो इसमें ये भी तो नहीं नुकसान ही हुआ था ना कोबी का कि उसके शरीर में इतने ज़्यादा ड्रग्स नहीं मिला दिए थे या इतनी ज़्यादा दवाइयाँ मिला दी थी डॉक्टर वायरस ने। तो ये भेड़िया मुख पेटिका यानी ये चमत्कारी बेल्ट जो कोबी ने पहन रखी है वो उसको सही कर सकते थे, लेकिन पता नहीं कि वो सही नहीं किया। अब ये तो मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया। और इसके बाद ये सीन पूरा बहुत ही बचकाना लगता है यार, सीरियसली। इसमें दिखाता है कि बाजिल जो है अपने ही राज्य कायम करने के लिए पृथ्वी पे पक्षी राज्य कायम करने के लिए पागल होता है और इसके चक्कर में अपने मालिक को ही मारने लगता है। और फिर पता चलता है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है और ये सब इसलिए क्योंकि इसका जो खाना है वो सिर्फ डॉक्टर वायरस ही बना सकता है। तो मेरे को समझ में नहीं आया यार कि बाजिल के अंदर दिमाग डालना भूल गए क्या, उसको पता है कि यार उसके खाना सिर्फ वही बना सकता है डॉक्टर वायरस, उसी को मार रहा है तो उसका क्या होगा। उसका अगर खाना नहीं बना पाया, उसको मार भी दिया और बाद में तो खुद ही मरना ही है ना, क्योंकि बिना खाने को जिंदा ही नहीं रह सकता। तो उसको अगर दिमाग इसका पढ़ लेता है डॉक्टर वायरस का, जो कि बाद में करता भी है, तो इसको ऐसा मार सकता था सीधे सीधे। तो ये तो इलॉजिकल लगे यार, मुझे लगा कि राजकुमार में से यार तुम इससे अच्छा कर सकते हो भाई, बहुत अच्छा कर सकते हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। अब ये नहीं बोल रहा हूँ पूरी कॉमिक्स ख़राब है, अच्छी है कॉमिक्स, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत इधर उधर का दे दिया है तो उसमें मुझे अजीब सा लगता है कि ये यार यहाँ पे ज़्यादा सेंस नहीं बनाता ये सब। दिखाया जाता है कि महामानव ज्वालामुखी से आज़ाद हो चुका है अपने मानसिक कवच में रह के। और एक बात और बता दो कि महामानव जब भी मानसिक कवच या मानसिक खोल जिसको बोलते हैं वो पहनता है तो अपने वो वार नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपने आप को बचाव कर सकता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। और इसके बाद महामानव इस हिस्ट्री बताता है कि वो डॉक्टर वायरस यानी उस अनजान इंसान से कैसे मिला था। और यहाँ पर भाई सबसे पहला शिकार होता है नागराज और उसके बाद डोगा। अब एक बात यहाँ मेंशन करना चाहूँगा भाई कि जैसे ये नागराज इससे महामानव से भिड़ के जब खाली होता है तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आती यार। यहाँ पे एक बात मेरे को क्लियरली समझ में नहीं आती कि वो जैसे ब्रह्मांड रक्षक इस कॉमिक्स में स्थापित हुआ है उसका हेडक्वार्टर, तो उन लोगों के पास एक ईयर पीस दिया गया है जिससे वो ब्रह्मांड रक्षकों की फ्रीक्वेंसी पे दूसरे सुपर हीरोज़ को सतर्क कर सकते हैं कि हाँ भाई ये खतरा आ रहा है तुम्हारी तरफ और हम लोग भी आ रहे हैं तुम्हें और मदद के लिए। तो उसमें मेरे को समझ में नहीं आता कि जब ये डोगा महामानव बोलता है कि मैं डोगा को मारने जा रहा हूँ, तो नागराज उसको इन्फॉर्म भी तो कर सकता था ना उस चीज़ से। मतलब ईयर पीस जो ब्रह्मांड रक्षकों का लगा के रखा है इन लोगों ने, तो
उससे तो वार नहीं कर सकता ना डोगा को। यूजुअल डोगा के पास है बारूद की शक्ति और समस्याओं को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। तो इसमें जब महामानव का टकराव होता है उसके साथ, और फिर उसके बाद पता चलता है कि डोगा के एक कुत्ते को बहुत ज़्यादा विकसित कर दिया महामानव ने, इतना ज़्यादा विकसित कर दिया कि उसे हथियार चलाना आ गया है उसका। और कुछ कुछ मेरे को गोभी की याद दिला रहा है इसका चेहरा। तो डोगा उससे नहीं पड़ता है और ये बाकी सुपर हीरोज भिड़ते हैं। और इसका एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा कि यार ये लोग बहुत जल्दी ये लोग ख़त्म कर दिए कॉमिक्स। ऐसा लगा जैसे इन लोगों को किसी बात की जल्दी थी कि बस ये कॉमिक्स पूरी हो, किस तरीके से छापो और भेज दो सब पाठकों के पास। तो इसका अंत मुझे लग रहा है कि और अच्छा लिखा जा सकता था। ओवरऑल कॉमिक्स सही है, कोई बिलो एवरेज तो नहीं कहूँगा, एकदम मीडियोकर सी कॉमिक्स है, इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ सकते हैं। पर ये जो कैरेक्टर है ना महामानव, जो इसमें मेन पॉइंट है, तो इसमें मुझे लगता है कि यार महामानव को अंडररेट किया गया है, इसमें दिखाया गया है। क्योंकि महामानव का जो मानसिक शक्तियाँ हैं वो कई गुना विनाशकारी हो सकती हैं अगर उसको सही से कॉमिक्स में उतारा जाए तो। क्योंकि बहुत ही पावरफुल है वो, जिसका सोच लो कि जिसका दिमाग आज से 1000 साल ज़्यादा आगे है तो वो क्या कर सकता है वो इस सब में। राज कॉमिक्स का एक कैरेक्टर ध्रुव का एक आइकॉनिक विलेन है, और मेरे ख्याल से जॉली सिन्हा जो कथा इनकी कथा है वो इससे कई गुना अच्छा कर सकते थे। और इन लोग को एक टीम से काम करना चाहिए था, और राज कॉमिक्स को एक टीम बना के ऐसे काम करना चाहिए था कि महामानव का जो कैरेक्टर है, उसकी ब्रूटलनेस, उसकी रेज है, उसकी जो पावर्स हैं, वो उसको और अच्छे वे में, डिस्ट्रक्टिव वे में दिखा सकता है और कई गुना अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है कॉमिक्स में। क्योंकि कॉमिक्स ही ऐसी चीज़ है जिसमें बनाने में उतना पैसा नहीं लगता जितना एनिमेशन मूवीज़ और लाइव एक्शन बनाने में लगता है। तो कॉमिक्स में अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो हम आपसे उम्मीद नहीं कर सकते ना कि आप एनिमेशन में भी अच्छा ही करो। और कॉमिक्स सही है, कोई बहुत बुरी नहीं है, लेकिन मुझे इंटरटेनमेंट था, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसका यार आर्टवर्क का रेटिंग दे देते हैं कि यार ऑफकोर्स आर्टवर्क तो एक नंबर है भाई साहब। कुछ नरेश कुमार वाली इंकिंग तो छोड़ दें तो 90% विनोद जी की ही इंकिंग है, और चित्र है अनुपम सिन्हा का। यह देखो नरेश कुमार की इंकिंग शायद यही है, अजीब सा लग रहा है। और मैं आपको विनोद कुमार जी की इंकिंग दिखाता हूँ, एक मिनट। ये कॉमिक्स काफ़ी पहले की है तो पहले उतना डिटेलिंग नहीं थी विनोद जी की इंकिंग में, लेकिन फिर भी अच्छा आर्ट वर्क बनाया है उन्होंने। और कुछ कुछ जगह कलर्स का मिस्टेक हुआ है, गलती हो गई है। जैसे यहाँ ध्रुव का जूता अगर आप देखें तो वहाँ गड़बड़ हो गया है, वहाँ पे यहाँ पे क्या गज़ब का कलरिंग की गई है, क्या गज़ब का आर्ट वर्क दिया गया है यार। इसीलिए तो राज कॉमिक्स को मैं इतना मानता हूँ। रेट करना होगा तो इसकी जो आर्ट वर्क है बहुत ही अच्छा है। और नरेश कुमार वाले की छोड़ के अगर मैंने समझ लिया तो नरेश कुमार जी को लिए ही क्यों, जब उन्हें 3-4 पेजेस में ही समेटना था। फिर खैर आर्ट वर्क है 8/10, बहुत ही अच्छा लगा मुझको आर्ट वर्क। और काइंड ऑफ ये कॉमिक्स आज भी अच्छी है, लेकिन वो जिस समय आई थी उस समय धमाकेदार थी। आज के हिसाब से अगर आज पढ़ें मार्वल डीसी की इतनी सारी कॉमिक्स की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद और पढ़ने के बाद मार्वल डीसी कॉमिक्स तो थोड़ा बचकाना लगता है। और ये आई थिंक 20 साल से ज़्यादा हो गए इसको, पहली बार प्रिंट हुई थी सॉरी। तो इसमें उसको हुए 20 साल हो चुके हैं, 20 साल ज़्यादा। तो उसके हिसाब से सही है, उस समय शायद अच्छा रही होगी। और उस समय तो हम लोग को इतना मिला भी नहीं था, हम लोग बस शक्तिमान वगैरह देखते थे। तो इसके हिसाब से यार कहानी उस टाइम के लिए उसकी थी, लेकिन आज थोड़ी सी बचकानी लगती है। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स भी हैं जो कई गुना इसका इम्पैक्ट उतना अच्छा नहीं पड़ता। जैसे मैंने कुछ दिन पहले सूरमा का जो रिव्यू डाला था वो गजब की कॉमिक्स थी यार, उसमें मैंने गलती ढूंढी थी लेकिन उतना खास मिली नहीं थी। और उसकी स्टोरी बहुत ही लॉजिकल थी, आर्ट वर्क बहुत ही अच्छा था, कन्विंसिंग था। और 25 रुपये के हिसाब से उस टाइम में भी अच्छा था और आज के टाइम में भी अच्छा है। वो एज नहीं हुई है स्टोरी अभी तक, ऐसा नहीं कि लग रहा है कि हाँ यार तभी का अच्छा लगता होगा, आज का उतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये जो है इसमें लगता है कि जैसे जो पहला आया होगा सन 2000 या 2001 में ये कॉमिक्स पहली बार पब्लिश हुई थी, तो उस टाइम के हिसाब से यार स्टोरी बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन अभी का पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा बचकाना लगता है। तो स्टोरी में यार मैं कुछ खास तो नहीं दे पाऊँगा, 5.5 देता हूँ 10 में से। काइंड ऑफ ओके स्टोरी है, और मुझे लगता है कि महामानव को इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता था और उसकी तबाही, उसकी शक्तियाँ दिखाई जा सकती थी। खैर, और बात करते हैं आज कुछ बिजनेस की। तो पहले बताता हूँ कि ये 7 कॉमिक्स जो हैं भेड़िया की, ये 700 रुपये प्लस पोस्टल मैं दे रहा हूँ। अगर आपको किसी को भी अगर चाहिए तो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में दे दीजिए, मैं संपर्क कर लूँगा।
और 700 तो सिर्फ कॉमिक्स का दाम है, बाकी जो है 50 रुपीज़ लगेगा उसमें पोस्टल में। तो अगर आपको चाहिए तो दे देना। इसमें 5 ओरिजिनल कॉमिक्स हैं, जैसा कि देख सकते हो आप, 5 ओरिजिनल हैं और 2 रीप्रिंट हैं। तो अगर आपको चाहिए तो अपना कमेंट सेक्शन में नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा। और उसके अलावा मैं कुछ और कॉमिक्स का रिव्यू करने वाला हूँ, तो पहले दिखा देता हूँ मैं। तो ये है अगली कॉमिक्स पर काले, और ये 60 रुपये की है। आज तो शायद 150 रुपये की मिलेगी या उससे ज़्यादा मिलेगी। तो ये भी 128 पेजेस का विशेषांक है, ध्रुव वर्सेस नागराज। उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है जब ध्रुव के साथी और नागराज के साथी आपस में भिड़ते हैं तो क्या होता है, और काफ़ी इंटरटेनिंग है। और ये विध्वंस के बाद का है। अगर आपने विध्वंस पढ़ी हो तो उसके बाद अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। और बेलमुंडा का ख़जाना ये ओरिजिनल है, मेरे पास बहुत पहले ही पड़ी हुई थी, मैंने खरीदी थी। यहाँ देखो सेट डिटेल्स। और स्तुति मिश्रा का ज़्यादा ऑर्डर गया है। हाँ, परिकल्पना स्तुति मिश्रा, और पेंसिलिंग और इनकी स्तुति मिश्रा। ओके, ये सेकेंड पार्ट है, इसका पहला पार्ट था। और एक गहरी चाल, भाई साहब क्या डिजास्टर कॉमिक्स थी भाई साहब। ये ज़िंदगी में सारी कॉमिक्स पढ़ लूँ लेकिन इसको कभी मत पढ़ना, क्या बकवास थी। और ये है बहुत ही पुरानी ओरिजिनल सर्वशक्तिमान, लेकिन इसकी हालत बड़ी ख़राब है। और दिखाता हूँ, सिर्फ इसका कवर ही डैमेज नहीं है। ये स्टोरी 3 पेज से, 3rd पेज से शुरू होती है और इस पर काफ़ी डैमेज है, ये देख सकते हो। और इसका शुरुआत का एक पेज गायब है। बाकी कहानी तो पूरी ही है ओरिजिनल। और यहाँ पे पूरी कहानी है, यहाँ समाप्त लिखा हुआ है। तो दैट्स इट फॉर गाइस। और कुछ दिन से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, तो मैंने सी हल्का जो एपिसोड 2 जो है मैंने एक्सप्लेन किया था, तो मेरे को अपनी आवाज़ उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसमें बीमार था मैं, तो मैं 100% दे नहीं पाया अपना। तो उसके लिए माफ़ कर देना अगर किसी को बुरा लगा हो तो, क्योंकि उसमें मैं बीमार हो गया था, वायरल फीवर हो गया था मुझको। तो खैर, अगली कॉमिक्स मैं रिव्यू करूँगा यार, बता दूंगा आपको। फ़िलहाल तो परकाले पे लग रहा है कि मैं दूंगा रिव्यू, अभी तो कुछ संभावना नहीं। लेकिन अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है भाई साहब, प्लीज़ लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि मुझे अभी 1000 सब्सक्राइबर्स अगर हो जाए मेरे, तो मैं अनबॉक्सिंग ढेर सारी लेकर आ सकता हूँ। और दैट्स इट, खाओ पियो खुश रहो, और दैट्स इट, बाय बाय।